एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर का खौफ है, दूसरी तरफ चंद ज़ाब्ते और पाबंदियां। हुकूमत हर मुमकिन की कोशिशों में मसरूफ है ताकि किसी भी तरह से मुल्क को माजी की मुश्किलात से दो चार न होना पड़े। लेकिन इसके बरतरफ मजहबी यात्राओं की इजाजत भी दी जा रही है। कावड़ यात्रा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए योगी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले पर अगली समाअत 16 जुलाई को होगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं बोर्ड का नतीजा जारी कर दिया है। बोर्ड की तारीख में ये पहला मौका है जब बोर्ड के नतीजे में किसी किस्म की न तो मेरिट लिस्ट जारी की गई है और न ही टॉप 10 तलबा की फहरिस्त जारी की गई। यही नहीं, बोर्ड की तारीख में ये भी पहली बार हुआ है कि 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में शामिल सभी तलबा पास हो गए हैं। बोर्ड नताइज का ऐलान एमपी वजीर बराए स्कूल तालीम इंदर सिंह परमार ने किया है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के सबब शिवराज सिंह हुकूमत ने 10वीं बोर्ड के इम्तिहान को मनसूख करते हुए इंटरनल असेसमेंट और प्री बोर्ड के नताइज की बुनियाद पर हाई स्कूल का नतीजा जारी करने का फैसला किया था। हालांकि हुकूमत की जानिब से तलबा को एक खास मौका देने का ऐलान किया गया है। वो तलबा जो बोर्ड नताइज से मुतमईन नहीं है या वो अपनी रैंकिंग में सुधार करना चाहते हैं, वो बोर्ड के जरिए 25 सितंबर से मुनक्किद होने वाले खुसूसी इम्तिहान में शिरकत कर सकते हैं। एमपी बोर्ड ने नताइज का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन तुलबा के चेहरों पर नताइज को लेकर कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही। तुलबा का कहना है कि कोरोना कहर में उन्होंने बड़ी मेहनत से बोर्ड इम्तिहान की तैयारी की थी और अब बोर्ड का नतीजा जारी हो गया है, लेकिन सबको पास कर दिया गया, तो अब उनके लिए नताइज में देखने जैसा कुछ बचा ही नहीं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने बोर्ड नताइज को लेकर तुलबा और असातिज़ा से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश 10वीं बोर्ड का नतीजा आज जारी हो गया। नतीजों को लेकर बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि तारीख में एक पहला मौका है कि तमाम बच्चे पास हो गए, लेकिन कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई। बच्चे भी हमारे साथ हैं, असातिज़ा भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस एग्ज़ाम को लेकर जो है किस तरह की क्यूरियोसिटी थी, कैसे आपने तैयारी करवाई। कोई एक्साइटमेंट तो नहीं था इस एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि बच्चों ने घर पे सारी पढ़ाई की थी, हमने ऑनलाइन पढ़ाया था। बच्चों के डाउट्स उसमें कोई ज़्यादा क्लियर होते नहीं थे। बीच में कभी जब परमिशन मिली थी गवर्नमेंट की तो क्लासेस ऑफलाइन भी की गई थी, लेकिन उससे बच्चों में जो प्रिपरेशन स्कूल आके वर्चुअल क्लासेस से होती थी वो ऑनलाइन क्लासेस से नहीं हो पाई थी। तो वो एक्साइटमेंट नहीं है। बच्चे सब पास हो गए हैं, खुशी तो है, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं है जो हर साल रिजल्ट का होता था। कौन मेरिट लिस्ट में आया, किस बच्चे की बहुत अच्छी परसेंटेज बनी, वो चीज़ हम नहीं देख पाएंगे इस बार। वो चीज़ जो है हम नहीं देख पा रहे हो। फिर ज़्यादा बात है क्योंकि तमाम लोग ये चाहते थे कि अच्छा रिजल्ट हो और हम तुमने तैयारी की। आपने कितनी तैयारी की थी एग्जाम को लेकर? हमने पूरे साल तैयारी करी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, लेकिन उसके बाद भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। बहुत बुरा लगा। एग्ज़ाम होना चाहिए थे, वैसे एग्जाम होना चाहिए था। आपने तैयारी किस तरह की, क्योंकि अब तो रिजल्ट में सभी लोग पास हो गए हैं, क्या यही उम्मीद की थी? नहीं, ये उम्मीद नहीं की थी। मतलब सोचा था इससे अच्छे परसेंटेज आ सकते थे, मेरिट लिस्ट में हो सकता है नाम आ सकता था, यही सब में नाम भी आ सकता था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर वो तमाम चीज़ें नहीं है, सभी लोग पास हो गए। कैसी खुशी महसूस हुई? सर खुशी तो नहीं है, क्योंकि वो जितनी मेहनत करी हम लोगों ने उस हिसाब से परसेंटेज नहीं बनी, पर फिर भी पास हो गए, ठीक है। पास हो गए। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको इस बात की तो खुशी है कि रिजल्ट आया, सभी लोग पास हो गए हैं, लेकिन ये चाहते थे कि जिस तरह से उन्होंने मेहनत साल भर की थी कोविड में अपने घरों पर रहकर, उनके वालिदैन ने जो तमाम इंतजाम किए थे, उनके टीचर ने ऑनलाइन जो मेहनत की थी, वो चाहते थे एग्जाम हो। हालांकि हुकूमत ने ये भी तय किया है कि रिजल्ट आने के बाद वो बच्चे जो अपनी परसेंटेज या रैंकिंग को लेकर खुश नहीं है, वो सितंबर में होने वाले एग्जाम में शामिल हो सकेंगे और अपनी रैंकिंग को सुधार सकेंगे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना से होने वाली अमवात को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासत शुरू हो गई है। ये सियासत उस वक्त शुरू हुई जब हुकूमत की जानिब से एक दिन में कोरोना से 14 से 78 लोगों की अमवात का आदाद-ओ-शुमार जाहिर किया गया। हुकूमत की जानिब से कोरोना से होने वाली अमवात को लेकर जारी किए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद बनाते हुए कांग्रेस ने शिवराज हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस तर्जुमान भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि हुकूमत के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार ने कमलनाथ के दावों को सच साबित कर दिया है कि शिवराज सिंह हुकूमत कोरोना से होने वाली अमवात को छुपाने का काम कर रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि अगर हुकूमत को कोई बात छुपानी होती तो वह आदाद-ओ-शुमार को जाहिर ही नहीं करती। हुकूमत की नीयत साफ है और ये आदाद-ओ-शुमार रह गए थे जिन्हें बाद में पेश किया गया है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 10,508 लोगों की मौत हो चुकी है। इस
इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मरकजी मुलाजमीन और वजीफा याबों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है। मरकज ने महंगाई भत्ता 28% तक करने का फैसला लिया है। 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। लगभग 48 लाख मुलाजमीन 65 लाख वजीफा याबों को इससे फायदा होने जा रहा है। इससे कबल महंगाई भत्ता की शरह 17% थी। सरकारी खजाने पर 34,400 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ होगा। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। मरकजी मुलाजमीन और वजीफा याबों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया जा रहा है। मरकज ने महंगाई भत्ता 28% तक करने का फैसला कर लिया है और 1 जुलाई 2021 से इसका निफाज किया जाएगा। लगभग 48 लाख मुलाजमीन और 65 लाख वजीफा याबों को इससे फायदा होने जा रहा है। इससे कबल आपको बता दें महंगाई भत्ते की शरह जो है 17% थी। सरकारी खजाने पर 34,400 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ होगा। मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। मरकजी मुलाजमीन और वजीफा याबों के लिए अच्छी खबर। मरकज ने महंगाई भत्ता 28% तक करने का फैसला कर लिया है और 1 जुलाई 2021 से इसको लागू भी किया जाएगा। लगभग 48 लाख मुलाजमीन 65 लाख वजीफा याबों को इससे फायदा होने जा रहा है। साथ ही सरकारी खजाने पर 34,400 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना से बेशतर शोबे मुतासिर हुए हैं, जिसमें तालीमी शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर नजर आया है। यही वजह है कि अब इस शोबे से जुड़े लोग हुकूमत से पैकेज का मुतालबा भी कर रहे हैं। दिल्ली में शाहीन ग्रुप की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें कोरोना वबा के दौरान तालीम के शोबे से जुड़े अफराद को हुए नुकसानात गिनवाए गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया गया कि ऑनलाइन तालीमी निज़ाम को कोरोना वबा के दौरान मुतारिफ कराया गया, लेकिन आज भी मुल्क के 60% बच्चे इंटरनेट जैसी जदीद सहूलियत से महरूम हैं। 15 लाख में से 10 लाख स्कूल असातिज़ा को तनख्वाहें देने से कासिर है। वालिदैन बच्चों की फीस अदा करने से कासिर हैं। तालीम का मामला हकीकतन सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार फ़िलहाल जो कर रही है ये ख़तई नाकाफ़ी है। इसको बड़े पैमाने में संजीदगी के साथ मुस्तक़बिल के लिए तालीमी माहौल को तैयार करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और इंस्टीट्यूशंस में माहौल को ठीक करना अब ये सरकार की ज़िम्मेदारी होती है। और हम जो है अपने तौर पर कम्युनिटी अपने तौर पर मिल्लत के नई नस्ल को तालीम से जोड़े रखने और उनको इसमें ताकतवर बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन भी दे। और हम इसीलिए ये प्रोग्राम केयर्स के नाम से शुरू कर रहे हैं, यानी कम्युनिटी एड एंड रिस्पांस टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट। यानी कम्युनिटी कुछ अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करे, मस्जिद वाले और मस्जिद के इलाके के लोग जमा हों और कोई भी NGO बैतुल-माल के तरफ से 40% कलेक्शन करे। शिक्षा सिस्टम जो है वो त्रमभ्रम है, तो सरकार जिस तरह से और चीज़ों का ख्याल कर रही है उसी सीवियरिटी के साथ, उसी स्केल के साथ शिक्षा पे ध्यान दे। तो इस पर वो पैकेज की ज़रूरत है जिसकी बुनियाद पर हम अपने नस्लों को तालीमी सिलसिले को जारी रख सकें। इसलिए हम हुकूमत से न सिर्फ मुतालबा करेंगे कि वो इसके लिए स्पेशल पैकेज दे, इसके लिए गैजेट्स फराहम करे, इसके लिए नेट फैसिलिटी फराहम करे, इसके लिए कोचिंग का सिस्टम बनाए, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं, जैसा कि शाहीन ने किया है, कि कम्युनिटी के रेलेवेंट लोगों को कोऑर्डिनेट करके ये कहें कि डिपेंडेंट ना हो, बल्कि हम कुछ अपने एफर्ट्स भी लगाएं, इंस्टीट्यूशन से बात करें कि वो चीज़ों को रियायत दें और हम अपनी नस्लों की तरफ मुतवज्जे हों। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। अब 25 जुलाई से 11वीं और 12वीं जमात की क्लासेस का आगाज़ होगा, लेकिन इस दौरान 50% हाजिरी और कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करना लाजमी होगा। इस दौरान वज़ीर आला ने इशारा दिया कि अगर हालात साजगार रहे तो जल्द ही दीगर क्लासेस शुरू करने की इजाज़त दी जा सकेगी। तीसरी लहर से निपटने की हम तैयारी कर रहे हैं, सारी सावधानियां रख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे हमारे को दिक्कत तो नहीं बिल्कुल विद्यालय महाविद्यालय बंद होने के कारण
बहुत दिनों से अध्ययन नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन या वर्चुअल में वो बात नहीं आ पाती जो एक्चुअल में आती है। और इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि हम परिस्थिति पर पूरी नज़र रखते हुए अब विद्यालय महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। उसके पहले चरण के रूप में हमने तय किया 25-26 जुलाई से जो सोमवार से सप्ताह प्रारंभ होगा उसमें 50% क्षमता के साथ हम 11वीं और 12वीं के विद्यालय प्रारंभ करेंगे और परिस्थितियों पर नज़र रखते हुए सब कुछ ठीक ठाक रहा, जनता कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहे, तो फिर हम 9वीं 10वीं और उसके बाद क्रमशः 8वीं 6वीं से 8वीं और फिर हम पहली से 5वीं तक की क्लासें भी प्रारंभ करने। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ गई हो, लेकिन कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स ने तशवीश की लहर पैदा कर दी है। डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के बाद अब कोरोना का कप्पा वेरिएंट सामने आया है। राजस्थान में कप्पा वेरिएंट के अब तक 11 मरीज सामने आ चुके हैं, जिससे रियासत में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। ये जानकारी रियासती वजीर सेहत रघु शर्मा ने दी। ईद उल अजहा करीब है, उलमा और पुलिस इंतजामिया तैयारियों में जुटी हुई है। इसी दरमियान मालेगांव शहर के कुल जमाती तंजीम ने शहर के एडिशनल एसपी से मुलाकात कर उनके सामने कुर्बानी और उसके बाद आने वाले मसाइल पर गुफ्तगू की। कुल जमाती तंजीम के जिम्मेदारों ने पुलिस इंतजामिया से कहा कि मालेगांव शहर कानून की बाजदारी करने वाला शहर है और यहाँ गैर कानूनी तरीके से जानवरों की कुर्बानी नहीं होती, मगर पुलिस इंतजामिया इस तरफ ध्यान दे कि पुलिस इंतजामिया कुर्बानी के दौरान कोई शरपसंद शहर का माहौल खराब न करे और खुसूसी तौर से शहर में साफ सफाई का निजाम रखा जाए ताकि कोई बीमारी न फैले। ईद उल अजहा करीब है, तो ईद उल अजहा से मुतालिक सरकारी हिदायत क्या हैं और मालेगांव के भारी अक्सरियत मुसलमानों के क्या जायज़ मुतालबात हैं, इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई। हमने सारी बातें उनके सामने बहुत तफसील से रखी हैं और उन्होंने भी इफ़ाहम और तफ़हीम के हिसाब से जो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सरकारी हिदायत हैं किस हद तक उस पर अमल किया जा सकता है कि जनता को कोई तकलीफ़ ना हो और बखैर खूबी ईद उल अजहा का त्यौहार गुजर जाए। अजमेर दरगाह कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान की क़यादत में एक मुस्लिम वफ़द ने मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती अमूर मुख्तार अब्बास नकवी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस दौरान अक़लियती समाज के लिए किए जा रहे तरक्याती कामों के लिए मरकज़ी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया गया। अमीन पठान ने कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी के अक़लियती वज़ीर बनने के बाद से वज़ारत ने अक़लियतों के लिए बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी तक मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा था, लेकिन अवाम अब समझ चुकी है। डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट के जिस संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोज़गार का क्षेत्र हो, कौशल विकास का क्षेत्र हो और ओवरऑल एम्पावरमेंट का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में समाज के सभी हिस्सों की बराबर की हिस्सेदारी भागीदारी हो, इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। और मोदी जी का विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। ये बात इस बात का प्रतीक है, प्रमाण है कि समाज के सभी हिस्सों के साथ माइनॉरिटीज़ का भी बराबर से सशक्तिकरण और एम्पावरमेंट किया गया है और होगा और आगे भी किया जाएगा। जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब के टाइम पे हुआ, इतना काम कभी नहीं हुआ। चाहे वो हुनर हाट के जरिए हो, मौलाना आज़ाद की जो स्कीमें है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जरिए तमाम जो है जो काम किए गए वो ऐतिहासिक थे। और अजमेर दरगाह के अंदर भी जितने आपके वक्त में काम हुए, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर अक़लियतों की तालीम, तरक्की, बहबूदी और फलाह के लिए जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र भाई मोदी के इस सरकार के अंदर अक़लियतों के लिए बहुत बेहतरीन काम होंगे। तो अक़लियतों को जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना ज़रख़रीद गुलाम समझा है, अपना वोट समझा है, उनको भाजपा के नाम से, आरएसएस के नाम से डरा के वोट लिया है, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं
और आने वाले वक्त में लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं और दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर देश के प्रधानमंत्री जी का और हमारे जो जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब का शुक्रिया हम लोग अदा करेंगे पूरे मुल्क के लोग मिलके। कोविड की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही कश्मीर में खेल सरगर्मियां तेज हो गई हैं। श्रीनगर प्रोफेशनल फुटबॉल लीग फ्लडलाइट्स में खेली जा रही है। रात के औकात में भी शायकीन का जोश देखने लायक है। 1990 के बाद से कश्मीर में रात के औकात में कम ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन इस बार अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। पेश श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद की एक खास रिपोर्ट। रात के 9 बजे हैं और आफताब की तरह चमकता टीआरसी श्रीनगर का मैदान। रात के 9 बजे और टीआरसी टर्फ श्रीनगर, ये देखिए, शायद आपके वहम गुमान में भी चंद साल पहले तक ये नहीं होता कि रात के 9 बजे टीआरसी में, और ये गोल है, पहला गोल हैदरिया क्लब ने यहां से किया है। जेके बैंक 2 गोल से आगे है। ये पहला गोल है हैदरिया क्लब का। जोश देखिए आप, जोश देख सकते हैं शाकीन में। यही जोश इस खेल को आगे बढ़ाएगा। रात के 9 बजे टीआरसी श्रीनगर में हैदरिया ने पहला गोल दागा है जेके बैंक की टीम के खिलाफ, जिन्होंने 2 गोल पहले ही दागे हैं। और देखने वाली बात यह नहीं है कि यह मैच हो रहा है, देखने वाली बात यह है कि आप जोश और जज्बा देखें। रात के 9 बजे ये नौजवान, ये बच्चे, ये बुजुर्ग, कुछ इनमें कई बुजुर्ग भी हैं जो इस खेल के तय उनका जज्बा है, वो जज्बा देखने वाली बात है। आई लीग से पहले रॉबिन राउंड तर्ज पर जेके फुटबॉल एसोसिएशन ने स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से प्रोफेशनल फुटबॉल लीग का एहतमाम किया, ताकि इसमें से 2 बेहतरीन टीमों का इंतखाब करके इनको आई लीग के लिए भेजा जाए। कोविड के मुश्किल हालात के बाद इस तरह का टूर्नामेंट न सिर्फ फुटबॉल शायकीन और खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरी मौका है, बल्कि इससे आम लोगों को भी कोविड के मुश्किल हालात में तफरीह का सामान मयसर होता है। आगे आगे भी ऐसे ही टूर्नामेंट होने चाहिए और बाहर की भी टीमें आनी चाहिए, हम फिर मजा है, लुत्फ उठाएंगे और क्या।